सेकंड इज योर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ओके, अब देखो यहाँ पे वर्ड भी सेलेक्टिव यूज हो रहा है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ओके, इसको हम कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। इसको हम कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। सो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि क्रेडिट को कंट्रोल करना है आपने कंज्यूमर के पास जो पैसा है। तो अभी सिर्फ हम एमआर और आपके एलटीवी से कंट्रोल कर रहे थे। पहला हमारे पास टूल हो गया एलटीवी और एमआर। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। इसमें आप एक मार्जिन, मतलब या तो आप वैल्यू, लोन टू वैल्यू रेशियो को वेरी करते हो या फिर मार्जिन को वेरी करते हो। दोनों चीजें सेम ही है, बस अलग अलग के केस में होती है। कंसेप्ट सीधा सा, जितनी आपकी वैल्यूएशन उससे कम आप लोन देते हो तो उसको आप बढ़ा घटा सकते हो। ओके, जो आपका मेन वैल्यू होती है किसी भी चीज की, उसमें और लोन जो आप देते हो, इन दोनों के बीच में मार्जिन होता है। ठीक है, इसको आप वेरी कर सकते हो। आप इस लोन को वैल्यू के बराबर ला सकते हो डिफ्लेशन में, और इन्फ्लेशन में इस लोन को और नीचे ले जा सकते हो। ठीक है, तो वो तो आपको क्लियर। सेकंड इज योर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, कुछ भी नाम इसका यूज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हो, आप क्रेडिट को कंट्रोल करते हो किस तरीके से। मान लो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन, या हाउसिंग भी हो सकता है। एक एग्जांपल ऑटोमोबाइल का ले लो, हाउसिंग का भी ले सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग क्या होते हैं, और मैंने कहा ना ऑटोमोबाइल में अधिकतर चलता रहता है, ये भी हमारा मेन वो है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, तो इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी हम ध्यान में रखते हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जरूरी भी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर आपका अगर बैठ गया तो उस पर बहुत सारी इंडस्ट्री डिपेंड करती है। ठीक है ना, स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह, रबर इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, मान लो एक कार मुझे खरीदनी है, कार की कीमत है 10 लाख, एंड आई डोंट हैव मनी। ठीक है, डिफ्लेशन चल रहा है, मनी। अब क्या है, अगर मैं बैंक से भी लोन लेने जाता हूँ, या ये कार वाला भी मुझे फाइनेंस कर रहा है, तो ईएमआई मेरी जो है वो काफी आएगी। मान लो ईएमआई हर महीने की मेरे से मिनिमम 20,000 आती है। ठीक है, इतना पैसा भी नहीं है मेरे पास हर महीने ईएमआई के लिए। या फिर मान लो डाउन पेमेंट, आप जब कार खरीदने जाओगे तो आपको लोन भी जो मिलेगा, लोन भी आपको पूरा तो मिलेगा नहीं। तो मान लो अभी हम इसको साइड में रख रहे हैं, ठीक है, इसको यूज अभी हम देख चुके हैं। अभी इसको बीच में कंफ्यूज नहीं होना कि सर हम एलटीवी को बीच में ले आएंगे, नहीं। अभी इसको साइड में रखो, इसको अलग से समझो। दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको अलग से समझो। मान लो 10 लाख की कार है, उस पर मेरे को 8 लाख लोन मिलता है, 2 लाख कहाँ से लाऊंगा। 2 लाख नहीं है मेरे पास देने को। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अब 20,000 की ईएमआई है, वो भी देने को मेरे पास नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता। अब क्या करें, कुछ ऐसा किया जाए, आरबीआई कुछ इस तरीके से करे, ये भी सब कितनी ईएमआई है क्या है, ये भी सब आरबीआई के थ्रू। आरबीआई कुछ इस तरीके से करे कि ये जो डाउन पेमेंट मेरा 2 लाख, आरबीआई बोले कि डाउन पेमेंट 0 कर दो। ठीक है, डाउन पेमेंट नहीं देना, पूरा 10 लाख का 10 लाख क्या है आपका लोन में चला गया। और साथ में 20,000 की ईएमआई की जगह वो कर दे कि आपको सिर्फ 5,000 की ईएमआई बनेगी, आप जितने भी टाइम पीरियड के लिए कर। अब आपके देखो ईएमआई भी कम हो गई। मैं 20,000 पे नहीं कर सकता था, लेकिन 5,000 तो कर सकता। मैं 2 लाख डाउन पेमेंट नहीं दे सकता था, तो वो 0 कर दिया। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, डाउन पेमेंट भी आपने कम कर दिया, 0 भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रख भी सकते हैं। ठीक है, मान लो 50,000 कर दे डाउन पेमेंट, और साथ में आपका ईएमआई भी कम कर दिया। आपने देखा होगा कई बार जब कार पे ऑफर चलते हैं तो उसमें लिखा होता है 0 डाउन पेमेंट। अब मेरे को कार पे कुछ भी मुझे खरीदना है, अगर मुझे सारा पैसा बैंक से मिल रहा है, मुझे डाउन पेमेंट कुछ भी नहीं देना, तो फिर उस केस में तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं। मैं ईएमआई तो दे दूंगा कम, लेकिन अगर मुझे जेब से 2 लाख देने पड़ रहे हैं, 1 लाख देने पड़ रहे हैं एक साथ, मेरे पास इतना पैसा नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो 10 लोग थे जो कार खरीदना चाहते थे। अब ये कम होने के बाद
डाउन पेमेंट ईएमआई कम होने के बाद 10 में से 5 तो होंगे जो खरीदेंगे। मान लो 5 फिर भी नहीं खरीदते, 5 के बाद फिर भी इससे भी कम पैसा है, वो 5,000 भी नहीं दे सकते, लेकिन 5 लोग तो खरीदेंगे। तो 5 लोग खरीदेंगे तो अपने आप डिमांड बढ़ेगी उस चीज। तो यहाँ पे क्या है, आरबीआई क्या है आपके लिए, जैसे सेल आपकी नहीं लगती है, कपड़ों पे सेल लगा दे, तो सेल में क्या करते हैं वो कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। आप ओरिजिनली जब वो आती कोई चीज आती नई मार्केट में आती है, आप नहीं खरीदने जाते, लेकिन जैसे सेल लगती है आपको लगता है सस्ती मिल रही है, आप आके खरीदते हो। ऐसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको पता है कि आसानी से मुझे कार मिलती है, मतलब आरबीआई ने चीजें आपके लिए आसान कर दी, अब आप आसानी से खरीद सकते हो। ऐसे हाउसिंग सेक्टर में कर सकता है, डाउन पेमेंट जीरो कर दे, साथ में आपका ईएमआई जो है उनको कम कर दो। तो आरबीआई जब कभी आपका किसी सेक्टर में स्लो डाउन चलता है, तो स्लो डाउन को हटाने के लिए इस तरीके से कंज्यूमर क्रेडिट को कंट्रोल करता है। कंज्यूमर क्रेडिट यहाँ पे क्या है, किस फॉर्म में कंज्यूमर क्रेडिट, एक आपका डाउन पेमेंट के फॉर्म में, कितना मेरे को डाउन पेमेंट देना है, और दूसरा आपका इंस्टॉलमेंट, ईएमआई। ओके, ईएमआई आपका इंस्टॉलमेंट हो गया, मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। सो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट हो गया, तो एक आपका डाउन पेमेंट को भी कम कर दिया और उसने इंस्टॉलमेंट को भी कम कर दिया। अब आप आसानी से खरीद लो। मान लो इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इन्फ्लेशन के केस में इसको अपोजिट कर दो, डाउन पेमेंट बढ़ा दो, साथ में आप ईएमआई बढ़ाओ, नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसा होता है ना कई बार आपके, मान लो अभी एसआर कॉलेज है, आप फीस देते हो यहाँ पे, ठीक है, देते हो ना फी आप, अब आप क्या करते हो, आप भी इंस्टॉलमेंट में देते हो। मान लो आपको 80,000 देनी है फी, अब क्या होगा, अगर मैं आपसे सीधा बोलूँ कि सारा आपको इकट्ठा देना है, काफी बच्चे नहीं कर पाएंगे अफोर्ड, तो मेरे पास कम बच्चे आएंगे पढ़ने। हम 80 में से क्या हमने बोल दिया 2 इंस्टॉलमेंट में देना है, मतलब तो आपने 40-40 करके 2 इंस्टॉलमेंट दे दी। लेकिन कोई मान लो, ठीक है, किसी कोई ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो आता है बोलता है कि मैं तो 2 में नहीं दे सकता, मुझे तो 4 में देना, तो फिर देखते कि हाँ अगर ये सही में नहीं दे सकता तो उसके 4 इंस्टॉलमेंट। टुकड़ों में पैसे देना आसान होता है ना, क्योंकि अचानक से आप पे लोड नहीं आता। अगर ईएमआई में 20,000 दे दूंगा, तो बाकी मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा, अपने बाकी खर्चे कैसे चलाऊंगा। अगर वही 5,000 है तो 5,000 तो कुछ नहीं है ईएमआई। इसलिए आप देखो आज की डेट में आपको अमेजोन वगैरह पे सब जगह ईएमआई पे मोबाइल फोन मिलते हैं। क्रेडिट कार्ड में भी आप क्रेडिट कार्ड से पे करो, उसमें भी ईएमआई, मानना आपको थोड़ा सा ज्यादा पे करना होता है, जितनी ज्यादा ईएमआई होगी ना, जैसे मान लो आपने एक फोन लिया, आपने 1 लाख का एक फोन लिया, अगर आप इसके 3 ईएमआई बनवाते हो, या 6 बनवाते हो, या 12 बनवाते हो, एक ईएमआई पे 3 ईएमआई पे आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जितनी जल्दी आप पैसा चुका देते हो उतना कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आप 6 ईएमआई बनाते हो तो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर आप 12 ईएमआई बनाते हो तो उससे ज्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी 12 ईएमआई होगी, कम पैसों की बनेगी, तो पैसे इंटरेस्ट तो आपको ज्यादा देना, लेकिन यहाँ पे लोड कम पड़ेगा। 3 ईएमआई देनी है तो वहां पे आपको लोड ज्यादा बनेगा। इसलिए ईएमआई अगर मेरी कम है, तो भले से मुझे इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन मैं आसानी से उस चीज को अफोर्ड कर सकता हूँ। आज की डेट में देख लो, आप हर कोई मोबाइल फोन खरीद लेता है, कुछ भी खरीद लेता है, कार खरीद लेता है, क्यों, क्योंकि ईएमआई वाला सिस्टम है। या क्रेडिट कार्ड से आप पे कर दो और उसके बाद क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पे आप पैसा पे करते रहो। ओके, तो ये है आपका कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। कंज्यूमर क्रेडिट आप देख लो सारी जगह पे कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल चल रहा है। जब मोबाइल कंपनी को अपना करना होता है, तो कोई भी क्रेडिट कार्ड का बोल देती है इसके थ्रू खरीदो, इतना कैशबैक पाओ, ये करो वो करो। वो सब कंज्यूमर के क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है, ताकि उस चीज की डिमांड बनी रहे, उस चीज को आप आसानी से खरीद पाओ। ओके, क्लियर है ये, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर, ठीक है, तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल देखिए आप क्या लिखा है। आरबीआई गिव्स बूस्ट, देखो बूस्ट, मैंने कहा ना जनरली किसके लिए यूज होता है, डिफ्लेशन। RBI gives boost to some specific sector such as automobile sector, housing sector, etc. Using this tool. RBI varies parameters such as down payment,
EMI to boost the demand. The purpose is to overcome the slowdown in any specific sector. Is it clear? RBI कैन डायरेक्ट बैंक्स, ठीक है, बैंक्स को बोल सकती है कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर को ज्यादा लोन दो, ठीक है, और बाकी में रिड्यूस कर दो। सीधी सी बात है ना, जिसमें स्लो डाउन चल रहा है इस सेक्टर में, उसमें आप ज्यादा लोन दो। जैसे ऑटोमोबाइल में चल रहा है तो आरबीआई बोलेगी कि ऑटोमोबाइल में आप ज्यादा लोन दो और सस्ता लोन दो, बाकी सेक्टर्स में आप कम कर दो, क्योंकि अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर को ऊपर लेके जाना, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल आपके लिए लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, if inflation is rising in food articles, देखो ये इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल, जनरली डिफ्लेशन के लिए यूज होता है, यहाँ पे आपके लिए आरबीआई कैन डायरेक्ट बैंक टू इंक्रीज लोन्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर टू ब्रिंग द प्राइसेस। देखो मान लो एग्रीकल्चर प्राइस आपका इन्फ्लेशन है फूड आर्ट, ठीक है, इन्फ्लेशन क्यों है फूड आइटम्स में? क्योंकि आपका प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, किसान के पास पैसा नहीं है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव, देखो यहाँ पे क्वालिटेटिव यूज कर रहा है, क्वांटिटेटिव होता तो मैं इन्फ्लेशन में क्या करता, डिमांड को कम कर देता, लेकिन यहाँ पे क्वालिटेटिव अगर आप यूज कर रहे हो तो आप क्या करो, उस सेक्टर को ज्यादा पैसा दिलवा दो, किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा, वो ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करेंगे, अपने आप आपका क्या है, ज्यादा चीज सप्लाई हो जाएगी मार्केट में, प्राइसेस आपकी डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्वालिटेटिव के थ्रू इसने डिमांड को नहीं किया, इसने क्या किया, सप्लाई को आपकी चेंज कर। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जनरली आपका ये डिमांड साइड पे करता है, लेकिन कभी कभी सप्लाई साइड पे भी वो कर सकता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन अगर आपको किसी भी तरीके से आपको कंट्रोल करना है, आइदर थ्रू क्वांटिटेटिव और थ्रू क्वालिटेटिव, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को आप कंट्रोल कर रहे हो तो यू आर इन क्वालिटेटिव, और अगर आप पूरे सेक्टर को कर रहे हो, पूरी इकोनॉमी को कर रहे हो, यू आर इन क्वांटिटेटिव। दैट इज योर सेलेक्टिव क्रेडिट। इतने डीप में तो कभी कोई नहीं जाएगा, यहाँ पे जो क्वालिटेटिव टूल्स है ना उसमें इतना डीप में कोई नहीं जाता है। क्वालिटेटिव में आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं और आप क्या डेफिनेशन होती है, क्यों? क्योंकि कई बार आपके 15 मार्क का या 10 मार्क के क्वेश्चन में शॉर्ट नोट पूछ सकता है क्वांटिटेटिव रूल पे या क्वालिटेटिव पे या फिर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पे। देन यू हैव टू मेंशन देम एंड यू हैव टू राइट द डेफिनेशन इन वन और टू। ओके, तो होपफुली ये आपको क्लियर होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट है यू कैन। एनपीए का एग्जांपल तो आपका एसबीआई में है। वैसे एसबीआई से आपके विजय माल्या ने लोन लिया, विजय माल्या बिना लोन चुकाए बाहर भागे, तो वो सारा लोन किसमें कन्वर्ट हो गया, एनपी का। ऐसे हर बैंक के साथ है, ठीक है। तो बैंक का जो पैसा आपका डूब जाता है, ठीक है, जिसपे आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है, वो आपका है, ठीक है। कल को आप भी लोन ले लो किसी बैंक से, या फिर एग्रीकल्चर किसान लोन लेते हैं, ठीक है, तो लोन नहीं वापस करते तो फिर वो किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लोन वेवर्स में, किसानों को छूट दे दी जाती है, वो भी आपका एनपीए का पार्ट है। जो पैसा बैंक का वापस नहीं आता है किसी भी तरीके से, वो लेके कोई भाग जाए या फिर गवर्नमेंट लोन वेवर डिक्लेयर कर दे, वो भी पैसा वापस तो नहीं आया, तो वो सारा एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी बैंक लोन जो देता है, जो लोन पे पैसा वापस नहीं आता वो एनपीए। तो अलग अलग बैंक के एनपीए है, आपके पब्लिक सेक्टर बैंक के एनपीए भी है और प्राइवेट बैंक के एनपीए। सेकंड एग्जांपल आपको, ठीक है, एग्जांपल ये है कि अगर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में स्लो, यहाँ पे स्लो डाउन नहीं है, मान लो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से प्राइस आपकी राइज हो गई है फूड आर्टिकल्स, ठीक है। अब मैं क्या करता, अगर मैं क्वांटिटेटिव में होता तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मैं रेपो रेट वगैरह बढ़ाता, ठीक है, यही करता मैं। इन्फ्लेशन में क्या करता हूँ, मनी सप्लाई कम करनी है,
लेकिन अभी मैं क्वांटिटेटिव में नहीं हूँ, अभी मैं क्वालिटेटिव टूल का यूज कर रहा हूँ। मान लो सिर्फ एक ही सेक्टर है आपका जहाँ पे प्राइसेस बढ़ी है, वो है फूड आइटम्स की प्राइस बढ़ी। तो अब आरबीआई क्या बोल सकता है बैंक्स को कि भाई आप एग्रीकल्चर को ज्यादा लोन दो। आप एग्रीकल्चर को ज्यादा लोन दोगे तो क्या होगा, वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो अपने आप उन फूड आर्टिकल्स की प्राइस कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेशन को आपको एग्जांपल इन्फ्लेशन का दिया गया, ठीक है आपके लिए, क्योंकि जनरली डिफ्लेशन तो हमें समझ आ ही गया कि डिफ्लेशन में क्या होता है। अभी आपको बताया डाउन पेमेंट कम करके, लेकिन इन्फ्लेशन में आप क्या करोगे? तो इन्फ्लेशन में आप क्या करोगे, या तो वो, ये फूड आर्टिकल्स का केस है, फूड आर्टिकल्स में तो आप डाउन पेमेंट वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर होता या हाउसिंग होता तो मैं डाउन पेमेंट और उसको कर देता वैसे। लेकिन अगर आपके सिस्टम में इन्फ्लेशन चल रहा है, मान लो फूड आर्टिकल्स में इन्फ्लेशन चल रहा है, अब मैं क्वांटिटेटिव यूज नहीं करना चाहता, मैं क्वालिटेटिव यूज करना चाहता हूँ। तो जब मैं क्वालिटेटिव यूज करूंगा तो क्वालिटेटिव में क्या करूंगा, मैं एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करूंगा। लेकिन यहाँ पे आपका डिफ्लेशन नहीं है, यहाँ पे क्या चल रहा है आपका इन्फ्लेशन। अगर मैं क्वांटिटेटिव को यूज करूंगा तो वो तो सारे सिस्टम के इन्फ्लेशन, सारे सिस्टम को चेंज कर देगा, मुझे सारे सिस्टम को नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करना है। तो जब मुझे पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करना है तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव का। अब क्वालिटेटिव में अभी तक हमने देखा था कि एलटीवी बढ़ा दो, एमआर बढ़ा दो, घटा दो, या आपका कलेक्ट ये डाउन पेमेंट, लेकिन यहाँ वो काम नहीं करेगा। फूड आर्टिकल्स में कौन सा डाउन पेमेंट, क्या, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इस केस में क्या है, आरबीआई उनको डायरेक्ट कर सकता है बैंक्स को कि भाई आप एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा लोन दो, ठीक है, आप एग्रीकल्चर सेक्टर्स को ज्यादा, और ऐसा करता है आरबीआई, आप एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा लोन दो, ताकि ज्यादा लोन देने से और सस्ता लोन दो, ताकि क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़े चीजों का, प्रोडक्शन बढ़ेगा, अपने आप उनकी प्राइसेस कम हो जाएगी। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या होता है, आरबीआई क्रेडिट को सेलेक्टिवली क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ऑटोमोबाइल में अगर डिमांड बढ़ानी है, डिमांड कम करनी है, तो वो यूज कर सकता है। हाउसिंग में डिमांड बढ़ानी है, घटानी है, उसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो दो डाउट तो क्लियर हो गए, और एक किसका डाउट है, आदिश्वर का, ठीक है। एलटीवी और सेलेक्टिव में तो डिफरेंस है ना भाई, एलटीवी में तो आप सिर्फ उस मार्जिन को वेरी कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप मार्जिन को वेरी नहीं कर रहे हो, आप क्रेडिट को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। आप लोन दे के ज्यादा कर सकते हो, लोन कम करवा सकते हो किसी सेक्टर में, ठीक है। वहां पे आप सिर्फ मार्जिन को वेरी कर रहे हो, यहाँ पे तो आप क्रेडिट को सेलेक्टिवली कंट्रोल कर रहे हो, डाउन पेमेंट के थ्रू, इंस्टॉलमेंट के थ्रू, या फिर ज्यादा लोन देके किसी सेक्टर को, या कम लोन देके किसी सेक्टर को, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल क्लियर होगा। फिर आदिश्वर तुम पूछो ऑटोमोबाइल में सर आपको पता है कीमत कम हो जाती है, भाई ऐसा नहीं है ना। मैं अगर एक कार लेता हूँ, मैं अगर कार खरीदूंगा ना, तो कार मैं तभी खरीदूंगा जब, पहले बैंक तो मुझे लोन तभी देगा जब मैं उस कार की ईएमआई भरूंगा, चेक करेगा कि आप ईएमआई दे सकते हो, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है, देखो, हर आदमी क्या है बेसिकली, हर आदमी विजय माल्या नहीं होता है, ठीक है। आप ऐसे मत समझो कि हर आदमी विजय माल्या, और विजय माल्या भी कोई गलत आदमी नहीं था, उसके साथ किया ही गलत, इसलिए वो पैसा नहीं चुका पाया, ठीक है, उसके उसको मौका नहीं दिया गया, ठीक है। तो अगर मैं कार खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कार इसलिए नहीं खरीद रहा कि मैं बैंक के लोन को डिफॉल्ट करूँ, कभी मेरा मोटिव ये नहीं होगा कि मैं बैंक के लोन को डिफॉल्ट कर दूं, ठीक है। और अगर आपने कार खरीदी, और मान लो आपने 10 लोगों ने कार खरीदी, और 10 में से अगर एक आदमी आपका डिफॉल्टर निकला, तो इतना रिस्क तो है ही ना बैंक के, इतना तो रिस्क उनको भी पता है। लेकिन पहला जो डिफॉल्टर है वो भी ऐसा तो है नहीं जाते ही वो ईएमआई अपनी बंद कर देगा, उस टाइम तो वो ईएमआई देगा। इसलिए आपका एलटीवी जो मैंने आपको बोला ना, एलटीवी ऑटोमोबाइल के केस में 100% तक नहीं जाता है, वो हाउसिंग में ही जाता है। मैंने आपको कल भी बोला, हाउसिंग में ही 100% करता है आरबी। एलटीवी ऑटोमोबाइल में सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है, उसमें नहीं जाता, उसमें मार्जिन रहता है, ठीक है। तो ये बैंक्स और आरबीआई अपना, वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो देखते हैं अपना कितना रिस्क है किस हिसाब से। लेकिन कोई अगर डिफॉल्ट कर रहा है तो करेगा। अब किसने सोचा था कि विजय माल्या डिफॉल्ट करेगा, जब किंगफिशर एयरलाइंस आई थी सब कितने खुश थे,
वो इतने कम किराए में कितना बढ़िया वो आपका वो देता था हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। लेकिन अब किंगफिशर, क्योंकि किंगफिशर जैसे कोई एयरलाइन से नहीं थी, लेकिन हो गई ना बंद। किसने सोचा था कि वो डिफॉल्ट, किसने सोचा था यस बैंक डूबेगा, किसने सोचा था कोरोना आएगा आप घर में कैद हो जाओ। तो आप, रिस्क तो हर जगह है ना, रिस्क तो आपकी लाइफ में भी। तो यहाँ पे भी बैंक लोन देना बंद थोड़ी ना कर देता है, तो वो दे रहा है, सेफ खेलता है बैंक, बैंक सेफ खेलता है, लेकिन डिफॉल्ट तो हर जगह, डिफॉल्टर तो हर जगह। मैं भी कल को नहीं दूं तो अब बैंक के पास क्या है, दो ही ऑप्शन बचते हैं, मेरी कार जितने की उतने का ऑप्शन कर दे। लेकिन अब आप पता है हम लोग क्या है, हम लोगों को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है। कोई आपके घर से कार उठा के लेके जा रहा है, तो आदमी क्या है उस चीज को भी देखता है कि मेरी कॉलोनी में या फिर मेरी सोसाइटी में क्या इज्जत है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें पिक्चर में आ जाती है। अब विजय माल्या ने कोई जानबूझ के थोड़ी ना डिफॉल्ट किया, तो मौका देना चाहिए था, आपने मौका ही नहीं दिया उसको, ठीक है। कुछ होते हैं डिफॉल्ट, मतलब ठीक है, विलफुल डिफॉल्टर्स कहते हैं जो जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं उन्हें विलफुल डिफॉल्टर्स कहते हैं। तो विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर का टैग दे दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। किंगफिशर एयरलाइंस आप चाहते तो उसको रिवाइव कर सकते थे किंगफिशर, आपको मौका देना चाहिए था, क्योंकि इकोनॉमी में आप किसी भी एक चीज को बंद करते हो ना, किंगफिशर बंद हुई, उसके सारे एयरक्राफ्ट जो है आपके, सारे हवाई जहाज आज क्या कर रहे हैं, धूल खा रहे हैं। कितना स्टाफ उसका क्या हो गया आपका, सारा का सारा जॉबलेस, कितनी जॉब चली गई उसकी वजह से। और सबसे बड़ी बात है, इकोनॉमी का एक एसेट खत्म हो गया। इतनी मुश्किल से लाइसेंस मिलता है, उसके बाद आप कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहे हो, ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम है आपका पूरा इतना बड़ा बड़ा, आपने पूरा का पूरा एक नेटवर्क बनाया, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको बंद कर दो तो कितना उसका इम्पैक्ट आता है सारी जो आपकी बाकी के इंडस्ट्रीज है उस पर। इसलिए जो आपकी एसेट्स होते हैं ना, दूसरी बात देखो, दूसरी बात ये भी है, जो इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, इकोनॉमिक सर्वे नहीं कहता है, दूसरी चीज क्या है, एसेट्स जो होते हैं ना बेसिकली, एसेट्स कभी है ना खत्म नहीं करने चाहिए। देखो, एसेट्स आर नॉट क्रिमिनल, एसेट्स कभी क्रिमिनल नहीं होते, जो उनको मैनेज करता है, ठीक है, जो उनको मैनेज करता है वो क्रिमिनल हो सकता है। अब जैसे आपकी, देखो कोल एसेट है, 3G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम एसेट है, फॉरेस्ट एसेट है, रोड आपकी एसेट्स है। अब इनको अगर आप कोल स्कैम हुआ, ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ, फॉरेस्ट में आपके होती है, ठीक है, इलीगल माइनिंग वगैरह, ओके, रोड्स जो आपके वो अच्छे से नहीं बनाए जाते, वहां पे इतना करप्शन होता है, या कहीं पे बनाए नहीं गए जहाँ पे कनेक्टिविटी, तो ये एसेट्स, ये क्रिमिनल नहीं है भाई, ये तो आपको कमा के ही देंगे, लेकिन इनको मैनेज कौन कर रहा है वो क्रिमिनल हो सकता है। तो एसेट्स कभी खत्म नहीं करने चाहिए। अब आपके किंगफिशर के इतने सारे आपके उसके पास एयरक्राफ्ट थे, उन एयरक्राफ्ट को क्या करना चाहिए था, सबसे अच्छा तरीका क्या है, एसेट्स आप ट्रांसफर करते हो। अगर आपने वो एसेट ट्रांसफर करे होते हैं उसी समय, ठीक है, आपका मोटिव क्या था कि भाई इसने लोन डिफॉल्ट किया, इसका सब कुछ आप क्या करो, जैसे होता नहीं है आपके ये आर्मी वगैरह में क्या होता है, वो जिप्सी वगैरह पूरा उसका ऑप्शन करते हैं, उसको भंगार में नहीं भेजते, ऑप्शन में उसकी प्राइस जितनी होती है वो बहुत अच्छी प्राइस मिल जाती है ऑप्शन। तो यहाँ पे भी क्या है, ये एसेट आपको ट्रांसफर कर देने चाहिए, स्पाइस जेट को कर देते, ठीक है, इंडिगो को कर देते, टाटा एयरलाइंस को, एयर एशिया, ठीक है, टाटा वाली जो है उसको कर देते, किसी ना किसी को कर देते। तो ये कम से कम उसके जो 600 करोड़ के एयरक्राफ्ट जो है वो तो बचे रहते हैं, साथ में आप इधर एसेट्स और क्रिएट करते तो लोगों की जॉब भी नहीं जाती, वो यहाँ से यहाँ आ जाते। लेकिन आपने क्या किया, उन एसेट्स को, अब वो ग्राउंडेड है सारे के सारे एयरक्राफ्ट, उनमें पता नहीं उनके चूहे खा गए होंगे, क्या क्या चीजें उनकी खराब हो गई होंगी, अब क्या करोगे आप, आपने करोड़ों के एसेट्स खत्म कर दिए। तो एसेट्स आर नेवर क्रिमिनल, ओके। मैनेजमेंट जो होता है वो कैसे, अब बैंक के कोई भी, अब अगर उस बैंक का जो प्रमोटर है, जैसे यस बैंक के केस में हुआ, अगर वो प्रमोटर ही आपका, ठीक है, गलत आदमी है, उसके दिमाग में ये कि मुझे चीट करना है लोगों को, तो आप क्या कर सकते हो, ये एसेट थोड़ी ना आपको चीट करना है, तो बैंक की गलती थोड़ी ना, वो तो एक एसेट है, उसको आप ट्रांसफर कर दो, इसलिए तो हम मर्ज करते हैं चीजों को। अब एयर इंडिया है,
एयर इंडिया को हम इतना घाटे में जा रही है, घाटे में क्यों जा रही है? मैनेजमेंट गड़बड़। जितने पॉलिटिशियंस है सब फ्री में ट्रेवल करते हैं, आईएएस जितने हैं सीनियर सब फ्री में ट्रेवल करते हैं, तो घाटे में तो जाएगी ना भाई। कहीं पे भी आपको जाना है बाहर, ठीक है, अब घाटे में ही जाएगी वो सारी की सारी। फिर आपने प्राइम स्लॉट किसको दे दिया? सारे प्राइवेट एयरलाइंस को प्राइम स्लॉट दे दिए, क्योंकि वो आपको पैसा खिलाता है। तो आपका जो एसेट्स है दे आर नॉट क्रिमिनल। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये हवाई जहाज जो है ये क्रिमिनल। हम लोग क्रिमिनल, हम मैनेज करते हैं चीजों को। कोई एसेट थोड़ी ना क्रिमिनल हो सकता है। तो आपको एसेट ट्रांसफर करने चाहिए। हो सकता है आपने, जैसे हिंदू दे हिंदू में एक आर्टिकल आया था जब आपका किंगफिशर हुई थी ना बंद, तो दे हिंदू में एक आर्टिकल आया था कि अब बाबा रामदेव का तो आपको पता ही है, ठीक है, कितना टर्नओवर है, 5,000 करोड़ का, उससे भी ज्यादा। हिंदू में एक आर्टिकल आया था कि अगर ये आप किंगफिशर एयरलाइन बाबा रामदेव को भेज देते पतंजलि एयरलाइन, तो ये बंद नहीं होती। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या है, उसको बंद करने में ज्यादा वो दिया, ये नहीं कि उसको ऑप्शन कर, ठीक है। ओके, तो क्लियर है आपको कि एसेट्स आर नेवर क्रिमिनल। भाई उमर इशू, एनपीए क्रिएट होने में मैनेजमेंट की गलती नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हम सब क्रिमिनल, मैंने बोला ना एसेट्स आर नॉट क्रिमिनल। हम लोग भी तो क्रिमिनल है ना, हम भी तो इंसान है। आपने लोन लिया, आपका पेइंग कैपेसिटी नहीं है, आपने लोन ले लिया, तो आप उस पर डिफॉल्ट करोगे। आप उतना ही लो ना जितना आप पे कर सकते हो। ठीक है, आपने मान लो जुगाड़ से लोन ले भी लिया, नहीं पे कर पा रहे हो, तो फिर वो लोन क्या हो जाएगा? वो तो एनपीए बन जाएगा। आपने जिस प्रॉपर्टी को उठाया था वो प्रॉपर्टी की ऑप्शन करनी पड़ेगी। अब यार आप एक बार बताओ, बैंक का काम होता है लोन देना। बैंक आपके पीछे पीछे थोड़ी ना दौड़ेगा लोन आपको वापस लेने के लिए, या फिर बैंक का काम ये थोड़ी ना आपके घर का ऑप्शन करता है। बैंक के पास वैसे ही इतना लोड होता है। तो एनपीए क्रिएट होने में मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट की गलती नहीं है इसमें, मैनेजमेंट भी रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो तो लोन तो उसको देना ही है ना आपको। लेकिन अगर मैं जानबूझ के बैंक के साथ कोई आपके क्या कर रहा हूँ, चीट कर रहा हूँ, जैसे कि आपका यस बैंक के केस में हुआ, चंदा को चढ़ने किया, जैसे जानबूझ के अगर आप गलती कर रहे हो तो वो तो आपकी माफी के लायक नहीं है ना। लेकिन अगर मैंने किसी को गलत लोन दिया वो भी गलत है, लेकिन अगर मैंने लोन वोन सब सही दिया, आप ही गलत कर गए, तो इसमें तो आपकी गलती है ना। तो मैनेजमेंट अगर जानबूझ के गलती करता है तो वो क्या है, मैनेजमेंट की गलती है। तो यहाँ पे क्या है, आपने भी तो लोन को अच्छे से मैनेज नहीं किया, आपने लोन ले लिया, आप पे ही नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आपका मैनेजमेंट गड़बड़ है। बैंक तो सही है अपनी जगह पे, और अगर बैंक गलत लोगों को लोन दे रहा है तो बैंक का मैनेजमेंट गड़बड़ है। तो यानी एनपीए जो बनते हैं कई बार सिचुएशनल भी होते हैं। ऐसा नहीं है हर कोई आदमी बिल्कुल डिफॉल्टर होता है। मान लो मैंने एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है, आपने और मैंने, क्या नाम है, उमर, उमर मैंने और आपने दोनों ने बिजनेस शुरू किया, ठीक है। हमने 1 करोड़ मैंने लोन लिया, 1 करोड़ आपने लिया, हम दोनों ने 1-1 करोड़ का लोन लेके पैसा लगाया, ठीक है। कल को आप सारा पैसा लेके भाग गए, अब आप मेरे को, आपने चीट कर दिया मेरे को। अब इसमें मेरी क्या गलती है, उसमें बैंक की क्या गलती है? लेकिन एनपीए तो बन गया वो, अब तो मैं पैसे वापस कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा तो बिजनेस बंद हो गया ना पूरा, आप तो सारा पैसा लेके भाग गए। फिर तो ऐसा होता है बहुत बार कि कोई आपको बिट्रे कर देता है, या कई बार अभी इकोनॉमी इतनी डाउन जा रही है कोरोना के टाइम पे, अब ऐसे में बंदा ईएमआई कैसे पे करेगा? इसलिए तो गवर्नमेंट ने ईएमआई को क्या कर दिया था, फ्रीज कर दिया था कि अभी नहीं देनी है आपको। तो सिचुएशंस भी होती है ना। हर कोई आदमी देखो, ह्यूमन बींग्स बाय नेचर अगर आप उनको तोलो तो ह्यूमन बींग्स बाय नेचर आर गुड। कुछ को छोड़ दो तो सम आर सैडिस्टिक, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बींग्स को डर लगता है इस बात का कि मैं लोन नहीं दूंगा तो मेरी गाड़ी को ये ऑप्शन कर देंगे, उठा ले जाएंगे, कितनी मेरी बेइज्जती होगी। इसलिए हम कोशिश, और अगर मैंने बिजनेस के लिए लोन लिया है तो क्यों लिया है, ताकि बिजनेस मेरा चल सके। कुछ एकाध तो आपको मिलेंगे ही ऐसे तत्व, असामाजिक तत्व जो गलत काम करने के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे आपका अगर पार्टनर ही आपको धोखा दे जाए, आपकी शादी हुई और शादी के बाद पता चले कि आपका जो पार्टनर है उसका किसी और से अफेयर था, वो उसके साथ भाग जाए शादी के बाद, उसमें आपकी क्या गलती? आप खुद को, आपको दोषी माना जाएगा या आपके परिवार को दोषी माना जाएगा, लड़की के परिवार को, लड़के के परिवार को, किसी की गलती नहीं। किसी पे आप दोष नहीं मर सकते। ऐसे बैंक में ही आपको कोई विट्रे कर जाए आपको,
या इकोनॉमी, अभी कोरोना आ गया, अब मैं थोड़ी ना लाया कोरोना, आप थोड़ी ना लाए, आ गया तो आ गया। तो ऐसे में स्लो डाउन है, कहाँ से लोन देंगे, नहीं दे पा रहे, तो ऐसे में क्या होगा, आप उसको बंद नहीं कर सकते ना कंपनी। ठीक है, आप कई लोग रेंट भी नहीं दे पा रहे, तो बीच में रेंट का भी था ना कि आपको, लेकिन होता है कई बार, तो हर कोई जानबूझ के डिफॉल्ट नहीं करता, इसलिए हम विलफुल डिफॉल्टर वर्ड लेके आए। जो जानबूझ के डिफॉल्ट करता है उसको हम विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। और जब आप लोन लेने जाओगे ना, लोन में आपके ना, ऐसा नहीं है, आपके लोन में बैंक गारंटी भी लेता है वो। ठीक है, किससे लेता है बैंक, जैसे मान लो आप लोन लेने गए, तो आपके अलावा किसी और को भी गारंटर बनाना पड़ता है। अगर आप लोन नहीं चुकाओगे तो फिर उसको पकड़ा जाएगा। तो बैंक अपनी तरफ से तो सेफ खेलता है, लेकिन अब अगला आदमी, आपने पता चला कि आप खुद भी बहुत ज्यादा शातिर हो, और आपने जिसको गारंटर बनाया वो भी बहुत ज्यादा शातिर हो, आपने गवर्नमेंट के पेपर से नकली बना लिए, आपने मकान के पेपर से नकली बना लिए, जिनको कोई पकड़ ही ना सके, तो उसमें तो कोई क्या कर लेगा। ठीक है, तो जब दिल में ही पाप आ गया तो फिर तो बैंक क्या करेगा और आप क्या करोगे। ठीक है, तो आपके, मेरे को लगता है अब तो डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपकी क्लास में डाउट डाउट खेलते हो, ठीक है, क्लास खत्म ही नहीं हो पा रही। नेक्स्ट इज राशनिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वालिटेटिव का, दैट इज राशनिंग। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यू कैन गेट डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस। ठीक है, 10 मार्क्स का प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो राशनिंग कहाँ से पढ़ा है, राशन शॉप से, मतलब राशनिंग से राशन शॉप से पढ़ा है। राशन शॉप आपको पता है, राशन शॉप पे आपको सब्सिडाइज खाना वो मिलते हैं, मतलब फूड जो भी है। देखो अब इसको समझो, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि जो आपका राशनिंग है, राशनिंग आपका यूज होता है प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड, प्लान्ड इकोनॉमी मतलब जहाँ पे 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं। 5 ईयर हो गया या 2 ईयर हो गया, मतलब प्लान्ड का मतलब हमारे यहाँ 5 ईयर बनाया जाता है, कहीं पे 3 ईयर हो सकता है, जैसे हम नीति आयोग लेके आए, नीति आयोग का 15 ईयर एक्शन प्लान है, उसमें 5, उसमें 7 7 ईयर के 2 है, फिर 3 3 ईयर के। ठीक है, तो प्लान इकोनॉमी जैसे हम बनाते हैं, हमने ये कहाँ से वर्ड लिया प्लान, हमने लिया यूएसएसआर से, पहले यूएसएसआर था, फिर डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया बन गया, लेकिन हमने वहां से लिया। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन तो 1991 में हुआ है, हमारी प्लानिंग हम कब से बना रहे हैं, 1951 से बना रहे हैं प्लान। ठीक है, 5 ईयर प्लान। तो प्लान्ड इकोनॉमी में हमने एक कंसेप्ट लिया यूएसएसआर, यूएसएसआर में भी राशनिंग वाला कंसेप्ट। तो राशनिंग में, प्लान इकोनॉमी में क्या होता है, आप हर सेक्टर के लिए प्लान करते हो, प्लान करते हो ना कि इस सेक्टर को इतना पैसा देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, यही करते हैं हम प्लानिंग। तो हम प्लान इकोनॉमी क्यों लेके आए, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, बड़ा है ना, जो आपका डेमोग्राफिक जो है स्ट्रक्चर, वो काफी डाइवर्स है। मतलब ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे कि सब बराबर अमीर है या सब बराबर गरीब है। तो गरीब बिल्कुल एकदम बीपीएल से लेके आपके यहाँ पे सुपर रिच तक है। जो अंबानी अडानी उनको सुपर रिच कहते हैं, क्योंकि उनपे सुपर रिच टैक्स भी लगता है। ठीक है, और भी लोग अमीर हैं, ठीक है, वो दोनों तो खैर सुपर सुपर रिच है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या है, आपका एक वो कहते हैं ना, वन वन साइज फिट्स ऑल वाला काम नहीं चलेगा। हम सबको 7 नंबर का जूता नहीं पहना सकते, हमको अलग अलग हिसाब से अलग अलग सेक्टर को देखना है। इसलिए हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं कि जो गरीब है उसको सस्ते में खाना दे दो, जो अमीर है उससे पैसा ले लो, एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसको ज्यादा, उसको लोन मिलना चाहिए, एजुकेशन है उसको लोन मिलना चाहिए, हाउसिंग है उसको लोन मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, सारा लोन कौन ले लेंगे, जो इंटरेस्ट ज्यादा दे सकते हैं। अगर मान लो मैं खुला छोड़ दूं मार्केट, तो बिजनेसमैन जो होगा वो बोलेगा मैं तेरे को 20% इंटरेस्ट देता हूँ बैंक को, तो मुझे दे दे सारा लोन, तो फिर एग्रीकल्चर को क्या मिलेगा, हाउसिंग को क्या मिलेगा, एजुकेशन को क्या मिलेगा। तो जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है वहां पे राशनिंग जो होती है बेसिकली क्या करता है, सीलिंग डिसाइड करता है।
जैसा आप घर में डिसाइड करते हो ना कि फैन इतना ऊपर लगा है, ठीक है, वैसे ही वहां पे क्या सीलिंग डिसाइड करता है कि किस पर्टिकुलर सेक्टर को कितना लोन देना, ठीक है। तो लोन की सीलिंग डिसाइड करता है कि ऑटोमोबाइल को कितना देना है, एग्रीकल्चर को कितना देना है, हाउसिंग को कितना देना है, एजुकेशन को कितना देना है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को कितना देना है। ऐसा नहीं है कि आप सारा का सारा लोन हाउसिंग को दे दो या सारा का सारा लोन आप कैसा दे दो ऑटोमोबाइल को दे दो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर बाकी सेक्टर्स का क्या होगा। और आपको पता है रोटी कपड़ा और मकान, ये सबसे जरूरी है, ठीक है। तो रोटी तो आपकी कहाँ से आएगी, एग्रीकल्चर से, ठीक है। कपड़ा कहाँ से आएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से या एमएसएमई जो छोटी होती है, और मकान कहाँ से आएगा, हाउसिंग। तो गवर्नमेंट ये भी देखती है कि एसेंशियल जो है आपकी वो नेसेसिटीज क्या है, उस हिसाब से राशनिंग में चीजें डिसाइड की जाती है। तो राशनिंग का मतलब ये है कि हर जगह पे एक सीलिंग लगा दी जाती है। क्यों सीलिंग लगा दी जाती है? जैसे आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। आपने अभी पेपर लिखना है, ठीक है, रेड से लिख लिखते परेशान। आपने अभी पेपर लिखना है, तो आपके पास सब्जेक्ट क्या है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, इकोलॉजी, साइंस एंड टाइम्स, करंट अफेयर्स को लेकर, और एक आपका प्री के लिए बात कर रहे हैं, मेंस के लिए बात कर रहे हैं, एक आपका हो गया। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी पढ़ता रहूं या आप पढ़ते रहो, तो क्या आप सेलेक्ट हो जाओगे? यहाँ पे क्या है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ज्योग्राफी कितने घंटे पढ़नी है या कितना पढ़ना है, हिस्ट्री कितना पढ़ना है, पॉलिटी कितना पढ़ना है। जब आप इन सब में इक्वली, ठीक है, इक्वल टाइम दोगे और इक्वली आप इक्विप्ड हो गए और इक्वली एक्वेंटेड हो गए, ठीक है, इक्वली प्रोफिशिएंट होने चाहिए आप सब, ठीक है। आपको ज्योग्राफी भी आनी चाहिए, आपको हिस्ट्री भी आनी चाहिए, आपको पॉलिटी भी आनी चाहिए, आपको इकोनॉमी भी आनी चाहिए, सब आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ के जाते हो, या मालूम उसी से सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यानी आपको ये किसी भी, ये सारे आपके सेक्टर्स हैं, इन सारे सेक्टर्स को आपको क्या करना है, सारों को पढ़ना है। सारों में कुछ ना कुछ आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इन सेक्टर्स का, तभी आप आगे सेलेक्ट हो पाओ। आप ऐसा नहीं है कि किसी को आउटराइटली आप वो कर दो, ठीक है, नहीं कर सकते, आप किसी को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ही आपके इकोनॉमी के सेक्टर्स, अगर आप इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हो तो आपको सारे सेक्टर्स को क्या है, कम से कम एक मिनिमम लेवल तक को डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मान लो आपको इकोनॉमी नहीं पसंद, फिर भी आपको एक मिनिमम तो पढ़ना पड़ेगा कि इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ गए तो इतना तो मुझे आना चाहिए। अगर आपको हिस्ट्री नहीं पसंद, फिर भी आपको मिनिमम तो पढ़ना ही पड़ेगा। आपको जॉब, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या सिलेबस है वक्त, सिलेबस में भी आपको या तो सिलेबस पूरा पढ़ो या सिलेबस में भी जो आपको लगता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो तो आपको मिनिमम पढ़ना ही है। अब ऐसा भी नहीं है कि फिर आप सी सेट को छोड़ दो, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आपको सारी चीजें पढ़ने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसे इकोनॉमी होती है। तो इकोनॉमी में सारे सेक्टर्स हैं, आपको सारे सेक्टर्स को डेवलप करना है। वो अलग बात है कि कोई कम डेवलप होगा, कोई ज्यादा डेवलप होगा, लेकिन आप किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए राशनिंग का कंसेप्ट है, जैसे यहाँ पे हम अलग अलग टाइम दे रहे हैं ना अलग अलग सेक्टर्स को, ऐसी राशनिंग में अलग अलग सेक्टर्स के लिए लोन फिक्स करती है, जिसे हम कहते हैं सीलिंग, कि भाई इसको इतना देना, इसको इतना देना, इसको इतना देना, इसको इतना देना, इसको देना। और एक बार उनका कोटा अगर ओवर हो गया, उसके बाद उनको लोन नहीं मिलता है एक्स्ट्रा। ऐसे बजट है, आपको पता हो तो बजट जब बनता है, हर हर मिनिस्ट्री को अलग अलग बजट मिलता है ना, अलग अलग पैसा मिलता है। आपको उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा, चलो वो अलग बात है कि एडिशनल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स वगैरह का वहाँ पे कंसेप्ट है। यहाँ पे आपका क्या है, कोटा आपका, मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, मान लो मेरे पास 100 रुपए है, और मुझे ये चार पांच बच्चों में बांटना है। अब मुझे पता है कि किसको ज्यादा, जैसे आपने दो कंसेप्ट सुने होंगे, इक्वालिटी और इक्विटी, ठीक है। इक्विटी ज्यादा नोबल कंसेप्ट है,
यहाँ पे इक्वालिटी तो क्या होती है, मैं सब में 20-20 रुपए बांट दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग तरीके से वो करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से आपके क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, अलग अलग तरीके से वो वेरी करते हैं। आप ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर को आप ऑटोमोबाइल के साथ कंपेयर कर लो, नहीं, एग्रीकल्चर जरूरी है। एजुकेशन को आप कंपेयर कर लो, नहीं, एजुकेशन जरूरी है। अच्छा पढ़ेगा तभी ये डेमोग्राफिक डिविडेंड को कंट्रीब्यूट कर पाएगा, ठीक है, स्किल्स होंगी तभी आगे बढ़ पाएगा। हाउसिंग जरूरी है, घर चाहिए मुझे रहने के लिए, छोटे उद्योगों को पैसा मिलना चाहिए, एमएसएमई को पैसा मिलना ही चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज को पैसा मिलना चाहिए। तो कुछ सेक्टर वीकर सेक्शंस को पैसा मिलना ही चाहिए, एससी एसटी पीएच, ठीक है, वीमेन। क्यों? क्योंकि ये सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको मतलब लोन आप नहीं दोगे अगर, तो क्या है, सारा लोन बिजनेसमैन ले जाएगा। इनके पास कोई आपको देने के लिए ना ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ना इनके पास ज्यादा कोलेट्रल होता है। अब एजुकेशन में आप क्या कोलेट्रल दोगे, इसलिए वो आपसे लिखवा लेते हैं कि जब आप अपनी एजुकेशन पूरी कर लोगे तो आप लोन पे करोगे, ठीक है। तो ये इसलिए हाउसिंग में एलटीवी को 100% कर देते हैं, घर ही नहीं होगा आदमी क्या करेगा। छोटी इंडस्ट्रीज बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। इसलिए ये 100 रुपए में सब में इक्वली नहीं बांट सकता, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है वो अलग अलग तरीके से मेरी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती है। इसलिए मैं इसको किस तरीके से बांटूंगा, एज पर नीड। जिसको ज्यादा भूख है उसको ज्यादा देंगे, या जो ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा देंगे। तो एज पर नीड जब आप किसी काम को करते हो, इक्विटी कहलाता है, ठीक है। इक्विटी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, एक फेमस एग्जाम्पल केक वाला एग्जाम्पल। 4 लोग हैं, चारों में आपको केक बांटना है, अगर बराबर बराबर बांटते हो केक को तो वो इक्वलिटी है। लेकिन आप जिसको ज्यादा भूख है उसको ज्यादा देते हो, जिसको कम भूख है उसको कम देते हो, तो वो इक्विटी। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं मान लो कोई सेक्टर मेरा बहुत जरूरी है तो उसको मैं क्या करूंगा, इस 100 रुपए में से मैं 30 रुपए दे दूंगा, फिर दूसरे वाले को 20 दे दूंगा, फिर 20 दे दूंगा, फिर 10, ऐसे करके दूंगा। समझ गए आप बात को? तो राशनिंग में हम आरबीआई डिसाइड करता है कि किस सेक्टर को कितना लोन मिलना चाहिए, और वो लोन किस हिसाब से मिलता है, अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट सेक्टर। जैसे आप भी ये सब्जेक्ट है ना, आप भी इनको इम्पोर्टेंस तो देते हो ना। आपको अगर ज्योग्राफी बहुत पसंद है तो आप ज्योग्राफी ज्यादा पढ़ते हो। मैंने कहा ना, मिनिमम तो आपको हर कोई पढ़ना है, लेकिन अगर आपको पॉलिटी बहुत ज्यादा पसंद है तो आप पॉलिटी को बहुत ज्यादा पढ़ते हो। अगर आपको इकोनॉमी पसंद है तो आप इकोनॉमी को बहुत ज्यादा पढ़ते हो। अगर आपको साइंस एंड टेक पसंद है तो आप इसको ज्यादा पढ़ते हो। तो वो आप पे, अगर आपने मान लो एमए किया है पॉलिटी में तो आप पॉलिटी को ज्यादा पढ़ोगे, आपको पसंद है। या आपने इकोनॉमी में, तो ये बेसिकली हमारी पसंद के हिसाब से हम चीजों को ज्यादा या कम करते हैं, लेकिन आपको मिनिमम तो सब चीज पढ़नी है। ऐसे ही हर सेक्टर को आपको एक मिनिमम तो देना ही है, यहाँ पे मिनिमम तो देना ही है। बाकी आप किसी सेक्टर को ज्यादा कम दे सकते हो, क्योंकि हर सेक्टर अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, अलग अलग तरह से प्रोडक्शन होता है। ओके, तो राशनिंग इसके लिए पता नहीं पीएचडी क्यों कर रहे हैं लोन्स पे, वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है। अब आज तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आज अगली बार से क्या है, कल से क्या होगा, जब मैं क्लास लूंगा ना, आप क्लास में आपको डाउट्स जो पूछने हैं 9:15 के बाद आप डाउट, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर होता है ना, तो पूरा रिकॉर्डिंग का क्या है, सत्यानाश हो जाता है बीच बीच में डाउट क्लियर करने का, ठीक है। तो डाउट मैं आपके 9:15 के बाद क्लियर कर दूंगा। कुछ बच्चे मेरे से व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे हैं, उनके डाउट में मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो रिकॉर्डिंग अगर आपकी एकदम स्मूथ होगी, उससे आपको भी फायदा है, ठीक है। तो एक 9:15 तक आप डाउट नहीं पूछिए, 9:15 के बाद यू विल हैव 15 मिनट्स, आप लिख के रखिए डाउट, आई विल क्लियर ऑल दोस डाउट्स, ठीक है। और किसी चीज पे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। पीएचडी मैंने कर रखी है, आपको क्या जरूरत है? आपको पका पकाया मिल रहा है, स्पून फीडिंग, जितना आपके काम का उससे ज्यादा आपको पढ़ाया जा रहा है, इतना 50 लोग बहुत है। कोई जेन्युइन डाउट है आप पूछो, मैं मना नहीं कर रहा डाउट के लिए, लेकिन 9:15 के बाद पूछना, उससे क्या है, रिकॉर्डिंग आपकी अच्छी है। अभी क्या है, मैं खुद सुनता हूँ रिकॉर्डिंग, तो उसमें क्या ज्यादातर तो क्वेश्चन आंसर में निकल जाते हैं। 9:15 के बाद मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, उसके बाद आप मेरे से 15-20 मिनट में क्वेश्चन पूछ लीजिए, 9-10 के बाद पूछ लीजिए, आप 20 मिनट बहुत है, ठीक है। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? ठीक है, कंसेंसस बन सकता है इस पे, 9-10 के बाद आप पूछेंगे, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो ठीक है, कल से आप थोड़ा इसका ध्यान रखिए कि इससे आपको ही फायदा होगा, ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग जैसे आप 9-10 तक आपको सुननी है, सुन लीजिए, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग है नहीं, अभी बीच में क्या है, जिसको क्वेश्चन आंसर से नहीं मतलब होता उसको वो सुनना पड़ता है। तो कल से हम ऐसा करेंगे, पहले रिकॉर्ड कर लेंगे लेक्चर को, और उसके बाद आप 9-10 के बाद क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ओके। और जल्दी मेरी क्लास भी खत्म हो जाएगी, ओके। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
अब राशनिंग मैंने आपको बता दिया, सीलिंग होती है, ठीक है। अब अगर आप इसको पढ़ेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो देखिए, पहला आप पढ़िए, एट इट रेफर्स टू द टोटल सीलिंग ऑन टोटल लोन्स इन एन इकोनॉमी, ठीक है। सीलिंग का भी कंसेप्ट होता है। इट इज जनरली यूज्ड इन ए प्लैंड इकोनॉमी, प्लैंड में यूज होती है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट, पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ राशनिंग। पीएसएल में क्या होता है, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको हमने प्रायोरिटी सेक्टर्स माना हुआ है। देखो कुछ सेक्टर्स प्रायोरिटी है जो जरूरी है, वो मैंने अभी आपको बोला ना, आपके जो सब्जेक्ट है उसमें से आपको लगेगा ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो उसको आप प्रायोरिटी दो। प्रायोरिटी सेक्टर्स वो है जिनके बिना आपकी कंट्री ग्रो नहीं कर सकती। हर आदमी के लिए वो सेक्टर जरूरी है। जैसे एग्रीकल्चर, हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए, उससे पहले हम क्या करते थे, सारा खाना यूएस से इंपोर्ट करते थे। तो अगर आप सारा खाना यूएस से इंपोर्ट करते थे बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो उसकी वजह से वी वर डिपेंडेंट ऑन यूएस। तो हमें यूएस की हर बात माननी होती थी। हम नाटो का मेंबर नहीं होते हुए भी एक तरह से यूएस के अलाइ थे, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद ही हम फूड सफिशिएंसी आ पाई है इंडिया में। देखो सबसे जरूरी खाना है, तो इंडिया अब दो चीजों के लिए जाना जाता है, एक फूड सफिशिएंसी, दूसरा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की तो अभी वोट लगी हुई है, लेकिन फूड सफिशिएंसी है। सो फूड सफिशिएंसी आपके यहाँ पे आई। अब क्या है, कुछ सेक्टर्स आपके ऐसे जिनको हम प्रायोरिटी सेक्टर्स बोलते हैं। अगर आप लॉजिकली देखो तो कौन से होंगे, सबसे पहला आपका हो गया एग्रीकल्चर, बहुत जरूरी। अगर आप खाना ही दूसरे से मांगते हो तो फिर आपका, फिर हमारे यहाँ नहीं होते बैगर्स, आपने देखा होगा बैगर्स क्या करते हैं, दूसरों से मांग। अगर हम भी आर्म्स पे जिंदा रहेंगे, आर्म्स मतलब दान, अगर हम भी दान पे जिंदा रहेंगे तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए आज की डेट में हमको फूड सफिशिएंसी में जाना जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम खाना कहीं और से इम्पोर्ट करें। तो एग्रीकल्चर को तो आपको सर्वाइव करना बहुत जरूरी है। सेकंड इज एजुकेशन। मिडिल क्लास के पास या फिर जो पुअर है उसके पास यही एक साधन है जो उसको आगे बढ़ने का मौका देता है। अगर आप एजुकेटेड होगे, चार लोगों में बैठोगे, अच्छी बातें करोगे, देश के लिए कंट्रीब्यूट करोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, या फिर टेक्नीशियन भी बनोगे, कुछ भी बनोगे, यू विल कंट्रीब्यूट। आप एक एजुकेटेड पर्सन होगे, अपने वोट की वैल्यू भी जानोगे, अच्छी पार्टी को इलेक्ट करोगे, कुछ गलत हो रहा होगा उसके खिलाफ बोलोगे। अगर आप अनएजुकेटेड हो, आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है, तो एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड थर्ड इज हाउसिंग। बाकी भी है वीकर सेक्शन, लेकिन ये आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दीज आर प्रायोरिटी सेक्टर्स। व्हाई दे आर प्रायोरिटी सेक्टर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनको बाद में रख दो। इसलिए आरबीआई ने क्या बोला हुआ है, इस बात को ध्यान से सुनना। पहले मैंने आपको बोला था सीआरआर एसएलआर आपने मेंटेन करना है। सीआरआर एसएलआर के बाद आपका जो पैसा बचा उसे हम कहते हैं लोनेबल अमाउंट, वो आप लोन में दे सकते हो। जैसे मान लो आपने, हमने वो एग्जांपल लिया था 100 करोड़ वाला, 100 करोड़ में से मान लो आप यहाँ पे रख देते हो, ठीक है। सिंपलिसिटी के लिए अभी हम मान लेते हैं, अभी सीआरआर एसएलआर को टोटल हम मान लेते हैं 20% है, सिंपलिसिटी के लिए। वैसे तो 21 है, और 3.5 के हिसाब से 21.5। तो अभी आप ये मान लो 100 करोड़ में से मान लो मैं सीआरआर एसएलआर में 20 करोड़ रख देता हूँ, ठीक है, फॉर सिंपलिसिटी। मेरे पास 80 करोड़ वापस यहाँ बच गए। अब इस 80 करोड़ का मुझे 40% सबसे पहले पीएसएल को देना है, 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना है, 40%। तो 80 करोड़ का 40% कितना हो गया, 32 करोड़। 32 करोड़ मुझे इन सेक्टर्स को देना। उसके बाद मेरे पास जो बचा है 48, ठीक है। इस 48 को मैं किसी को भी दूंगा नहीं। समझ गया आप बात को, ये 48 में किसी को भी दे सकता हूँ। ओके, उसमें भी आपका फिक्स होता है इस 48 में भी कि ऑटोमोबाइल को इतना दोगे, ठीक है, फिर आप बाकी स्टील इंडस्ट्री को इतना दोगे, वो भी होता है, उसमें भी सीलिंग होती है।
लेकिन ये सीलिंग हमारे इतने काम की नहीं है, ये चलो ठीक है, ये वेरी भी कर जाती है, इतना फर्क नहीं पड़ता। ये मेन 32 करोड़ वाली जो सीलिंग हमने लगाई हुई है वो किसके लिए लगाई हुई है? प्रायोरिटी सेक्टर्स पे। तो प्रायोरिटी सेक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनपे पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। एजुकेशन, हाउसिंग, एग्रीकल्चर, छोटे इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज, ठीक है। अब इसमें प्रायोरिटी सेक्टर्स में ऐसा नहीं कि यही चीजें आपकी आती है, वीकर सेक्शन। गवर्नमेंट समय समय पे इस प्रायोरिटी सेक्टर्स में चीजें ऐड करती रहती है, जैसे अभी रिन्यूएबल एनर्जी को ऐड कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत जरूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी जितना, क्योंकि एसेंशियल है ना, कब तक आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सारे चलो, वो भी एक एसेंशियल चीज है। कब वो तो रिसोर्सेज आपके एग्जॉस्ट हो जाएंगे नॉन रिन्यूएबल, तो आप रिन्यूएबल पे जिंदा रहना है। फिर इंडिया का इतना कॉस्ट लाइन है, ठीक है, 7516.6 किलोमीटर का, उसको यूज करो, विंड मिल लगाओ। फिर इंडिया का इतना ज्यादा सनलाइट है, उसको यूज करो, सोलर पैनल्स लगाओ। तो जब हम कोल को, क्योंकि कोल तो हमारे यहाँ पे होता नहीं, हम तो सारा बाहर से लेके आते हैं, ठीक है। तो जब, और कोल से आपको पता है पोल्यूशन भी इतना ज्यादा होता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो एक एसेंशियल टाइप का आइटम हो जाता है, तो उसको फिर प्रायोरिटी सेक्टर में इंक्लूड कर लिया गया। तो प्रायोरिटी सेक्टर जो होती है वो लिस्ट आपकी चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं कि यही कुछ सेक्टर है आपके, लेकिन मेनली जो सेक्टर है वो मैंने आगे आपके लिस्ट आउट की है कि किसको कितना पैसा देना होता है। ओके, सो डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस इज ए डिफरेंट थिंग ना, डिफेंस इज ए डिफरेंट थिंग भाई। डिफेंस का तो पैसा फिक्स है ना, वो तो अलग है, वो बजट से आपका पैसा जाता है। उसको आप सेक्टर्स में कहा, डिफेंस में कुछ ग्रो थोड़ी ना करना है, वहां से तो आपको आर्म्स एंड एम्युनिशन खरीदना, ठीक है। डिफेंस में ये है, आर्म्स एंड एम्युनिशन वो तो आपको चाइना और पाकिस्तान की वजह से खरीदने पड़ रहा है। लेकिन डिफेंस वालों को भी अगर आप खाने को नहीं दोगे तो वो कहाँ लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? डिफेंस वाले बच्चे, डिफेंस वाले को में भी तो आप गए हो, पढ़ के ही तो गए हो। डिफेंस वालों के बच्चों को भी तो एजुकेशन चाहिए, उनको भी तो रहने के लिए घर चाहिए। क्या लड़ाई करने पहुंच जाओगे डायरेक्ट बिना खाए पिए? तो डिफेंस तो बाद की बात है ना भाई। क्या आप बिना खाए पिए लड़ सकते हो क्या? नहीं लड़ सकते। क्या बिना एजुकेशन के आप जा सकते हो क्या डिफेंस में? नहीं जा सकते। क्या उनके बच्चों को नहीं, उनको रहने के लिए नहीं चाहिए? क्या चाहिए उनको भी? तो ये तो एसेंशियल है। कल को मान लो पूरी दुनिया में पीस हो जाए, जो पॉसिबल नहीं है। हमने जो आपका डिफेंस में खर्चा किया हुआ है वो क्यों किया हुआ है? क्योंकि हमारे दो पड़ोसी इतने प्यारे हैं ना, उनकी वजह से किया हुआ है। नहीं तो हमारे लिए प्रायोरिटी इस वजह से बन गई, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था? यू कैन चेंज फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज द नेबर्स। जैसे पड़ोसी आपके भी कई बार आपके पड़ोसी होते होंगे, ऐसे इधर आप रह रहे हो, ठीक है, इधर आप रहते हो मान लो, आपको ऐसे इधर आपका नेबर है एनिमल, कभी ये कचरा आपके घर के आगे फेंक देता है, कभी आपकी गाड़ी पे फेंक देता है, कभी आपके घर के आगे पानी फेंक देता है, कभी तेज गाने चलाता है। तो होता है ना, कई पड़ोसी कैसे होते हैं, सैडिस्ट, दूसरों को दुखी करके खुद खुश हो, ऐसे लोग होते हैं सैडिस्ट। तो डिफेंस, ठीक है, डिफेंस भी है, हो सकती है, लेकिन डिफेंस आपका, डिफेंस के लिए तो पैसा पहले से आपका बजट में एलोकेटेड है। हेल्थ सेक्टर के लिए तो गवर्नमेंट एलोकेटेड कर रही है ना यार पहले से, आयुष्मान भारत है ना, उसके लिए तो गवर्नमेंट पैसा दे रही है ना। थैंक्स क्यों देंगे? डिफेंस के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है, दे रही है, नहीं दे रही? हेल्थ के लिए भी पैसा दे रही है। उनके लिए स्कीम्स है आपके पास ऑलरेडी, स्कीम्स है ना हेल्थ के लिए आपके पास ऑलरेडी। तो क्या जरूरत है? हेल्थ के लिए आपके स्कीम्स है ना, है या नहीं है? आपके आयुष्मान भारत में है ना 5 लाख का आपका बीमा। ओके, मैंने अभी आपको बोला कि पहले मेरे को क्लास का फिर डाउट पूछा, ठीक है? अभी अभी बोला, अभी अभी आपको है, भूल गए सब कुछ, याद नहीं है कुछ है। मजा आता है डाउट पूछने। चलो, कई लोगों को तो डाउट होते हैं जेन्युइन, कई लोग सोचते हैं चलो सर को थोड़ा परेशान जल्दी से परेशान होने वाले हैं, ठीक है। सो प्रायोरिटी सेक्टर्स बस पढ़ो, आपके सारे डाउट का आपको मैं जवाब दूंगा, ठीक है। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो प्रायोरिटी सेक्टर्स आप इतना पढ़ो ना बस, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर्स में ये सारी चीजें आती है। जो डिफेंस के लिए बैंक, अच्छा एक बार बताओ, डिफेंस के लिए बैंक पैसा देगा क्या? मतलब वो आएगा आपका, ठीक है, डिफेंस का जो हेड है, ठीक है, जो भी है, तीनों फोर्सेस का हेड है, ठीक है, अब तो आप वो बन गया आपका चीफ ऑफ डिफेंस का।
वो आएगा, वो आके बोलेगा मुझे लोन दे दो, मुझे ना तो खरीदो, नहीं ना, गवर्नमेंट देखेगी। या हेल्थ में मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं बैंक के पास जाऊंगा, मुझे पैसा दे दो, मुझे पड़ती हूँ, तो गवर्नमेंट ने बीमा कर रखा है ना, क्या करूं? लेकिन बेचारा किसान तो जो है आपका, सीड के लिए पैसा चाहिए, फर्टिलाइजर के लिए पैसा चाहिए, ट्रैक्टर के लिए पैसा चाहिए, बैंक के पास ही जाएगा। मुझे पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, मैं बैंक के पास जाऊँ, उसके लिए तो गवर्नमेंट ने कोई सुविधा नहीं कर रखी ना, हायर एजुकेशन के लिए, या मुझे कोई एमडी वगैरह करना है। घर खरीदना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कोई सुविधा नहीं कर रखी, उसके लिए मुझे लोन लेना पड़ेगा। तो डिफेंस में तो आपको पता है ना, पैसा दे रखा है, वो थोड़ी ना जाएगा गवर्नमेंट के पास कि मुझे पैसा दे दो, मुझे तो खरीदनी है या रफाइल खरीदना है, नहीं। ऐसे ही आपका हेल्थ में भी आपका बीमा किया हुआ है, ठीक है। तो वो जो ये प्रायोरिटी सेक्टर वो है, जब लोन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पे लोन की बात चल रही है, लोन किस किस को देना है, क्या देना है, ठीक है। डोंट कंफ्यूज ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। बजट को इसके साथ मत, वहाँ बजट में पहले से आपके लिए हेल्थ के लिए, इसके लिए होता है, एग्रीकल्चर के लिए भी होता है, स्कीम्स होती है जिनमें उनको डीबीटी मिलता है। लेकिन आपको पता है एग्रीकल्चर में हमारा 50% के आसपास पॉपुलेशन है, उनको फीड फर्टिलाइजर के साथ हर चीज के लिए लोन की जरूरत पड़ती है, डे टू डे बेसिस पे पड़ती रहती है। अब जो मशीन कुछ भी खरीदना है मुझे वहां से डिफेंस इक्विपमेंट, वो तो गवर्नमेंट खरीद लेगी, उसके लिए बैंक से थोड़ा लोन लेगी, ठीक है। तो पहले से आपका बजट में फिक्स होता है कितना खरीदना है, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, फूड सफिशिएंसी आ गई है, ठीक है। तो इसको पता ही है आपको, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं, एम एस स्वामीनाथन। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन, चलो ये तो कह रहे हैं आपका ज्योग्राफी का पार्ट, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन में आप पढ़ोगे 11th की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ोगे, जब 11th के मैंने आपको बोला था ना, वहाँ पे एक चीज है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ ये आपके कुछ ही स्टेट्स में से होगा, मतलब नॉर्दर्न स्टेट में हरियाणा, पंजाब और ईस्टर्न यूपी, ये तीन मेन थे जहाँ पे हुआ। जबकि इनसे ज्यादा फर्टाइल आपकी लैंड ईस्ट में, जो आपका ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे है, ओडिशा वगैरह इधर चले जाओ, तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन कई बार मेन से पूछा जाता है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि इनके पास ज्यादा जमीन थी, गवर्नमेंट उस समय जल्दी से जल्दी ज्यादा खाना उगाना चाहती, तो उन्हीं को सुविधाएं दी गई जिनके पास ज्यादा लैंड थी, ज्यादा बड़ी बड़ी मशीनें थी, ठीक है। यहाँ छोटे आपके जो थे स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थे, छोटे जमींदार थे यहाँ पे, मतलब ये छोटे फार्मर थे या बड़े फार्मर थे, ठीक है। तो वो पढ़ लेना एक बार। अब अगला ग्रीन रिवॉल्यूशन इधर जरूरत है आपको, सेकंड ग्रीन। सो पीएसएल आपका क्या है, आपको समझ आ जाए, कुछ सेक्टर्स को आपको देना है 40%, ठीक है। पेपर के लिए इतना याद रखो कि 40% आपकी लिमिट है, वो देना है आपको प्रायोरिटी सेक्टर से। जैसे अभी मैंने आपको बोला ना कि आपके भी यहाँ पे सब्जेक्ट में आप एक प्रायोरिटी बना लेते ना कि इसको रोज मेरे को 2 घंटे पढ़ना ही, वो आपके लिए प्रायोरिटी होगी। या फिर आपको ऐसा लगता है कि इससे मुझे रोज 1 घंटा बात करनी है, क्यों, क्योंकि बात नहीं करोगे तो नाराज हो जाएगी, नाराज हो जाएगा। तो प्रायोरिटीज है ना कुछ आदमी, वो प्रायोरिटीज हम सब बनाते हैं, तो ऐसे ही बैंक की भी प्रायोरिटीज, वो आरबीआई ने भी कुछ प्रायोरिटी सेक्टर डिफाइन किए। तो अगर आप देखो थर्ड पॉइंट हियर, सेंट्रल बैंक विल डिसाइड अपर सीलिंग और लिमिट्स ऑन लोन्स इन ईच सेक्टर। कौन कौन से में, हैवी इंडस्ट्रीज, सर्विस, एग्रीकल्चर, स्मॉल, ये हम पढ़ चुके हैं, आरबीआई डिसाइड करता है। Once the quota of a particular sector is over, then no additional loan can be given to that particular sector. ये भी बता दूं। In this way, money supply is controlled through this tool. Money supply control हो रही है ना, पर्टिकुलर सेक्टर को आप एक लिमिटेड पैसा दे, आप ऐसा नहीं कर रहे कि एक ही सेक्टर को सारा पैसा दे। मनी सप्लाई तो यहाँ पे भी कंट्रोल हो रहा है। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या होता है, हमारे पास बेसिकली बैंक्स के टाइप्स होते हैं। अभी आप ये दोनों पॉइंट में, ठीक है, मैं दूसरी स्लाइड में नहीं समझा रहा हूँ, आप इधर ऐसा समझो। पहले क्या होता था, जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते थे, मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आते हैं, आपके प्राइवेट बैंक्स भी आते हैं, और आपके फॉरेन बैंक्स भी आते हैं। पहले क्या होता था, इन दोनों के लिए तो सेम टारगेट थे 40%, इनके लिए थोड़ा चेंज था फॉरेन बैंक्स के। अभी क्या है, सब कुछ सेम हो गया, सबके लिए कितना हो गया, 40%। तो ये जो स्लाइड है, ठीक है, ये वही समझाने के लिए रखी गई है कि पहले कितना था, लेकिन अब सबके लिए स्लाइड में
आप चाहो तो ये लिख लो कि अब सबके लिए कितना टारगेट है, अब सबके लिए 40% का टारगेट। कितना टारगेट है? 40। पहले फॉरेन बैंक को थोड़ी रियायत थी, मतलब उनको कम लेते थे, उनसे 32% लेते थे कुछ फॉरेन लोगों से। अब सबको कितना देना है? Sorry, अब सबको देना है आपका कितना? 40%। ठीक है। ये कौन है? एन रहेगा। कौन? क्या क्या करते रहते हो आप क्लास में? ओके, तो अब मेरी क्लास यहाँ पे आज, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ये कंप्लीट कर लेते हैं। डोंट राइट समथिंग, बाहर निकाल देंगे आपको क्लास से, आगे से आप अटेंड नहीं कर पाओ। यहाँ मैं अच्छे मूड में होता हूँ पढ़ाने के, बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आपको याद रखना है कितना? 40% है टारगेट सबके। इस स्लाइड को चाहो तो डिस्कार्ड कर देना, पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको आपको। यहाँ पे सिर्फ लिख देना 40% है सबके लिए, पहले चेंज। ओके, अब पीएसएल के बारे में थोड़ा सा बेसिक है, ये स्लाइड आप खुद पढ़ लेना, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। कब शुरू किया, किसके कहने पे शुरू किया, ये पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। इसने करवाया था डॉक्टर एस के कृष्णमूर्ति ने, कमेटी ने 1970। ठीक है, बाकी तो वो सेकंड वाले तो वही पॉइंट लिखे हुए हैं कि एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज, एजुकेशन के लिए हो गया, वीकर सेक्शंस के लिए हो गया। ठीक है, और किस लिए होता है? फॉर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एज अपोज टू फोकसिंग ओनली ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, सिर्फ एक आप सेक्टर पे फोकस नहीं करते हो, आप सारा ऑलराउंड डेवलपमेंट, जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रोजेक्ट। यहाँ पे टारगेट्स हैं कि किसको कितना कितना देना है पीएसएल में। पीएसएल में टोटल कितना है? 40%। लेकिन उस 40% में भी अलग अलग के लिए टारगेट है। तो वीकर सेक्शंस, यानी वीकर सेक्शंस में कौन आएगा आपका? एससी, एसटी, पीएच, फिजिकली हैंडीकैप, दिव्यांग, और आपके व्यूमैन। तो इसमें आपके ये आता है, तो इनको कितना देना है? 10%। 40 का, 40 में से 10%। फिर एग्रीकल्चर को कितना देना है? 10%। मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। मार्जिनल, मार्जिनल तो वो है जिसके पास 1 से 2 के बीच में, मतलब 1 तक है, और जिसके पास 2 से कम है, 1 से 2 के बीच में, वो है आपका स्मॉल फार्मर। ओके, तो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर का मतलब है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, उनको मार्जिनल और स्मॉल फार्मर में गिना जाता है। तो 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, उनको कितना देना है? 8। ओके, इसके बाद माइक्रो स्मॉल एंड खादी विलेज इंडस्ट्रीज, मतलब जो छोटी इंडस्ट्रीज है, उनको कितना देना है? 7.5%। इसके बाद अदर पीएसएल कैटेगरीज, इसमें बाकी चीजें आ गई, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह। ठीक है, तो उनको कितना देना? 4.5। भले से आप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी देते हो, वो भी इसी में काउंट हो जाएगा। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? बैंकिंग में देखेंगे। तो ये आपको टारगेट याद रखना है कि किसको कितना देना है। पेपर में ये पूछता है कि वीकर सेक्शन को कितना देते हैं, एग्रीकल्चर को कितना देते हैं, मार्जिन, थोड़ा इसमें इसको डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि ये सेक्टर्स अगर आप इसको ऐड करोगे तो 10, 10, 20, 28, 7.5 एंड 4.5, 12, 28 एंड 12 इज 40, 40% हो गया। अब इसके बाद renewable energy sector has also been added in priority sector lending in the year 2015। ये भी याद रखना, पेपर में पहले यही सब थे, अब ये भी ऐड है। तो पेपर में जब आपसे पूछता है तो इसको भी देता है वो, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, क्योंकि लोग है ना रिन्यूएबल एनर्जी को याद नहीं रखते हैं। ये भी आप किसका पार्ट है? प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, तो ये आपको टारगेट याद रखना है, बाकी इसमें हम कल डिस्कस करेंगे। अभी किसी को कोई डाउट है तो कहना। ठीक है।